हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। ठीक है ना। तो कल हम चर्चा कर चुके थे। कल चर्चा हम कहाँ तक कर चुके थे कि अम्ल एवं क्षार की प्रबलता को चेक करना हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस कुछ नहीं करना, बस उसके जो कल हमने पीएच समझा था, पीएच को, उसके आज क्या है कि दैनिक जीवन में कुछ महत्व है उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो ये है कि हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है ना, उसके लिए भी हमें पीएच की जरूरत होती है। तो ये हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो देखो आपको ये पता ही होगा, कल हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया था 10 मिनट तक उसी के बारे में। 7 का मतलब हो गया उदासीन, और 7 का मतलब क्या हो गया कि उदासीन। ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था आपसे कि 1 से लेके 6 तक क्या रहेगा, अम्लता रहेगी। क्या रहेगी, अम्लता। ठीक है ना। लेकिन जैसी 7 हो जाएगी तो उदासीन हो जाएगा। लेकिन 7 से 14 की तरफ हम बढ़ेंगे तो किसकी प्रबलता बढ़ेगी, क्षारक की। किसकी प्रबलता बढ़ेगी, क्षारक की। तो देखो ये है 7 और ये है 7.8, तकरीबन ऐसे मान लो कि 8 पीएच हो गया। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, क्षारक, या फिर हमें क्षारक की वजह से हमारी बॉडी कार्य करती है। ठीक है ना। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़े। वर्षा के जल का पीएच का मान, जो हमारी बरसात होती है चौमासों में, तो बरसात के जल का पीएच का जो मान होता है वो 5.6 से अगर कम हो जाता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, या अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है ना। अगर जो बरसात हुई है उसके पीएच का मान अगर हम चेक करेंगे, वो पीएच का मान 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, कैसा निकल जाए, कम, तो वो कैसी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा। और आप चेक करोगे तो अधिकतर बरसातों के जो बरसात के पीएच का मान होता है वो 5.6 से ऊपर ही मिलेगा आपको, है ना। बहुत कम मिलता है 5.6 से कम। ठीक है। तो अगर अम्लीय वर्षा होगी तो फिर वो तो लोगों को खत्म कर देगी। चलो ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। क्षय का मतलब क्या होता है, दांतों का गलना, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि डायबिटीज वगैरह, या फिर जैसे बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से उसके दांत पता नहीं सड़ गया कि ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो चीज होना स्टार्ट हो जाती है कि मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए। तो 5.5 से ऊपर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5.5 से जैसे ही कम होने लगेगा तो दांतों का टूटना, झड़ना, गलना, है ना, सड़ना, ये आरंभ हो जाएगा। 6 का मतलब नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट अपना कि मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। तो इसके बारे में तो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके थे। मधुमक्खी कौन सा अम्ल छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल, है ना। कौन सा, फॉर्मिक या मेथनॉल को अम्ल छोड़ती है, उसी की वजह से हमें जलन और दर्द होता है। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट अपना कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। जो हम तुम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें, ठीक है ना, उसके लिए अगर हम अच्छी तरीके से उसमें जब तक नहीं मिलाएंगे तो अपनी फसल का कोई नहीं पता कैसी होगी। तो उसको भी एक एग्जैक्ट चाहिए होती है। जैसे होता है ना बच्चा, तो बच्चे को एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसका खुद का पेट भरने के लिए, बड़े को अपनी खुद की डाइट चाहिए अपना पेट भरने के लिए। वैसे ही क्या है, अच्छी उपज के लिए भी क्या है, पौधों को एक विशेष पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। ये थे अपने दैनिक जीवन में पीएच के कुछ थोड़े बहुत महत्व, 2-4 पॉइंट थे ये। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा चैप्टर बचा है अपना, आज खत्म ही कर लेंगे इसको। ठीक है ना। तो ठीक है, पहले से साफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है। ठीक है। तो देखो, तो अपना नेक्स्ट क्या है, लवण। ठीक है, क्या है, लवण। देखो तो लवण है तो अम्ल प्लस क्षारक की अभिक्रिया करेंगे तो HCl प्लस NaOH। ठीक है ना। ये दोनों अम्ल और क्षारक हो गए तो हमें क्या क्या मिलता है, एक तो लवण मिलता है और एक H2O यानी कि जल मिलता है। ठीक है ना। अब आगे क्या है, देखो कि लवण से रासायनों का निर्माण, किससे, लवण से रासायनों का निर्माण।
तो देखो पहला है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है ब्रंजक चूर्ण, दूसरा क्या है ब्रंजक चूर्ण। और तीसरा है बेकिंग सोडा। चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, प्लास्टर जो अपने हाथ पैर टूटने को होता है वो, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको साफ कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपना क्या है, पहला क्या है उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ठीक, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। तो निर्माण कैसे है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, किसके से, हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, वियोजित का मतलब टूट कर, बिखर कर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है ना। कब करता है ये, कब करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा को गुजारा जाता है, उसके बाद वह टूट जाता है, तब जाके वह क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो एक तो NaCl है, एक अपना H2O है, ये पूरा क्या है, एक सोडियम क्लोराइड का क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, एक तरीके से ऐसे माने के जलीय विलयन है ना। देखो अब आगे जाके हमें क्या है, देखो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिल गया, प्लस क्लोरीन गैस मिल गई, दूसरी क्या मिल गई, क्या मिल गई, हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो आगे चलते हैं, एनोड पर क्या है, एनोड पर Cl2 गैस निकलती है, क्लोरीन गैस, ठीक है ना। कौन सी है, क्लोरीन गैस निकलती है कहाँ पर, एनोड पर। एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, Cl2। कैथोड पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैथोड के पास, किसके पास, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है, किसके पास में, कैथोड के पास में, किसके पास में, कैथोड के पास में, जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां पे जाके क्या बनता है, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है, विलयन बनता है, घोल बनता है, ठीक है ना। ठीक है, अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो उपयोग है वो क्या क्या है उनको देख लेते हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ उपयोग इसका होता है या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला उपयोग है क्लोरीन, क्लोरीन का, ठीक है। Cl2 मतलब क्लोरीन का उपयोग है क्या है कि जल की स्वच्छता, किसकी, जल की स्वच्छता। जैसे आपने देखा होगा जो अपने मार्केट में टंकियां होती हैं बड़ी वाली, जो जैसे अब पानी की सप्लाई होती है मार्केट में, उसको इसी से साफ किया जाता है, क्लोरीन से, जिसे क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये PVC के काम में आती है, ठीक है। दूसरा है H2, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ये आती है ईंधन के रूप में काम आती है, कैसे काम आती है, ईंधन के रूप में काम आती है, ठीक है ना। लास्ट है अपना NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है हमारा, तो उसका क्या क्या काम होता है, देखो एक तो होता है ग्रीज हटाने में, क्या, ग्रीज मतलब गंदगी, ठीक है। ग्रीज हटाने के लिए जो अपने आंखों में या फिर सॉरी आंख में पता नहीं कि कान की काम में आती है, शायद हाइड्रोजन मेरे ख्याल से कान की गंदगी को बाहर निकालने में, ठीक है। और दूसरा उपयोग है इसका साबुन बनाने में, क्या बनाने में, साबुन बनाने में। और तीसरा क्या उपयोग है, कागज बनाने में, किसमें, कागज बनाने में, साबुन बनाने में, और कान वगैरह ये साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, ठीक है, पहले से साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड अपना क्या बनना था, ब्रंजक चूर्ण, क्या बनना था, ब्रंजक चूर्ण, जिसका सूत्र क्या है, CaO और Cl2, CaO Cl2, ठीक है ना। इसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हो, जो आपको सैलून पर मिलता है ना ब्लीचिंग पाउडर, वो यही होता है, ब्रंजक चूर्ण, ठीक है ना। इसका निर्माण कैसे होता है वो देख लो, शुष्क भुजे हुए चूने, चूना तो समझते हो ना, CaOH का होल टू है, चूना होता है अपना। तो भुजे हुए, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ब्रंजक ब्रंजन की जगह क्या कर लेना, ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कब, जब हम शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, ब्रंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ CaO होल्टाइस है, यहाँ पर हमने क्लोरीन की क्रिया कराई,
तो हमें क्या मिल गया, देखो एक तो मिल गया ये, ठीक है ना, क्या भ्रंजक चूर्ण CaCl2, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और एक मिल गया अजल, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके उपयोग क्या है वो और देख लेते हैं। पहला उपयोग है इसका कि वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के साथ के साफ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कब? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन करके कोई कपड़े उद्योग, सूती तो मैंने सुना लेकिन लिनेन के कपड़े मैंने कभी सुना नहीं है। तो लिनेन को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है ना। सेकंड इसका उपयोग है दूसरा, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के भ्रंजक के लिए किया जाता है। किसको साफ करने के लिए? जो लकड़ी का मज्जा होता है उसके लिए, ठीक है ना, ठीक है। तीसरा है अपना कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में होता है। क्या होता है? मतलब जो पीने का पानी होता है उसमें जो रोगाणुनाशक, एक तरीके से जैसे अपन कहते हैं ना फिनाइल वगैरह, वो पता ना क्या डालते हैं मुझे पता नहीं पानी में, वो उसी का काम ये करती है, ब्लीचिंग पाउडर करता है, ठीक है ना। तो ये था अपना दूसरा वाला, क्या नाम है इसका? भ्रंजक चूर्ण, ठीक है ना। अब लेंगे अपना तीसरा वाला जो है, इसको पहले साफ करते हैं फिर तीसरे पर चलते हैं। देखो तीसरा कौन सा है अपना? बेकिंग सोडा। कौन सा है अपना? बेकिंग सोडा, जिसे NaSCO3 भी बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट, ठीक है ना। ये एक दुर्लभ क्या है? एक दुर्लभ असंचारक है, ठीक है ना। दुर्लभ अम्ल भी बोल सकते हो या असंचारक भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो इसका निर्माण कैसे हुआ कि NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3, इतने सारे लोग मिलकर जब जाके दो लोगों में कन्वर्ट हुए NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़े। देखो खाना पकाते समय गर्म करने पर, खाना बनाते समय पकाते समय गर्म करने पर, तो देखो 2NaHCO3 इसको गर्म किया तो हमें क्या क्या मिला? एक तो Na2CO3 मिला प्लस H2O मिला प्लस CO2 मिला, ठीक है ना, ठीक है। इसके देखो उपयोग क्या क्या है। पहला है कि बेकिंग पाउडर बनाने में। कौन सा पाउडर? बेकिंग पाउडर। ये सोडा है बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टिक अम्ल दोनों को मिला के हमें क्या मिल जाता है? बेकिंग पाउडर मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा है यह एंटीसीड का एक संघटक है। ये एंटीसीड की ही कैटेगरी में आता है, उसका ये घटक है, एक भाग है ना, एक अणु है। तीसरा इसका उपयोग जो है वो है अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। जो अग्नि, आपने हॉस्पिटल वगैरह में सिलेंडर देखे होंगे तो ये उनके काम, मुझे नहीं पता कैसे काम आता है लेकिन ये उनके काम आता है, ठीक है ना। अग्निशामक में इस्तेमाल होता है इसका, किसका? बेकिंग सोडा का, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपन चौथा करेंगे, ठीक है ना। देखो चौथा कौन सा है अपना? धोने का सोडा। कौन सा है? धोने का सोडा। तो देखो ये क्या है अपना? Na2CO3.10H2O, मतलब दो अणु किसके? सोडियम के, तीन किसके? कार्बन कार्बन ऑक्साइड के, और 10 अणु किसके हैं? जल के, ठीक है ना। तो निर्माण इसका कैसे होगा कि सोडियम कार्बोनेट को, किसको? सोडियम कार्बोनेट को, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से, किससे? पुनः क्रिस्टलीकरण, ये कोई क्रिया है, क्या है ये? क्रिया है क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा, क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा ही सोडा प्राप्त होता है। यहाँ इसी को फिर क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? धोने का सोडा। कब? जब सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोए तो, ठीक है, ठीक है। तो देखो Na2CO3 ये हो गया अपना सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गए 10 अणु किसके हो गए? पानी के। दोनों को ऐसा मिलाया है, क्रिया करी तो क्या मिला हमें? Na2CO3.10H2O, ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इसके उपयोग क्या क्या है वो देख लो, ठीक है। देखो इसका पहला उपयोग है कि कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। मतलब कांच, जहाँ कांच बनेंगे वहां इसका उपयोग होगा, साबुन बनेंगे वहां इसका उपयोग होता है, और कागज भी बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना।
दूसरा है इसका कि घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? घरों में साफ सफाई के लिए, सिंपल जैसे पोछा वोछा लगाने के काम में, है ना। ठीक है। तीसरा है अपना कि जल की स्थायी कठोरता के लिए। स्थायी का मतलब लंबे टाइम के लिए। एक तो अपना होता है ना, जैसे अपन बर्फ बर्फ जमा लेते हैं फ्रिज में रख के, तो अगर उसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो तो पुनः वो पानी में बदल जाएगी। लेकिन स्थायी कठोरता मतलब अगर ये हम इसको जल में मिला देंगे और फिर बर्फ बन जाए तो वो लंबे टाइम तक बर्फ बनी रहेगी, है ना। ठीक है। तो ये था अपना चौथा, धोने का सोडा। अब एक और बचा है लास्ट, उसको और कर लेते हैं अपन। ठीक है ना। ठीक है, उसको शुरू करते हैं। देखो अपना लास्ट में पांचवा कौन सा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पीओपी बोलते हैं। ठीक है ना। जो हमारे होता है ना, जैसे प्लास्टर मतलब जैसे प्लस्तर बोलते हैं अपन, हाथ में टूटने को होता है, वही होता है ये। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो निर्माण कैसे होगा? जब जिप्सम को 373 केल्विन, के का मतलब केल्विन, ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तो 373 केल्विन बोल लो, यहाँ फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कब बनता है ये? जब 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करेंगे तब यह अपने जल के अणु त्याग देगा और क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो कि इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर, देखो अब ये हमें यहां तक का पूरा क्या मिल गया? हमें पूरा का पूरा मिल गया। अब उसने बोला ऐसे कि इसको जल में मिलाने पर, तो हमने यहाँ जल में मिला दिया। इसको जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। ये फिर से क्या बन जाता है? जिप्सम। और जिप्सम को ही गर्म करने पर हमें ये मिलता है। किसको गर्म करने पर? जिप्सम को। लेकिन जब हम ये मान के चलो हमें ये पूरा मिल जाए, ठीक है ना, पूरा मिल जाए, ये पूरा मिल जाएगा। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर, अगर इसको जल में मिला देंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। देखो आप देख सकते हो कि CaSO4, ये डॉट है 1/2H2O, मतलब आधा अणु किसका? पानी का। आधा अणु किसका? पानी का। प्लस एक सही 1/2H2, मतलब 1.5 अणु किसका है? 1.5 अणु बोले या फिर एक से 1/2 का मतलब 1.5 ही होता है, तो 1.5 अणु किसका है? हाइड्रोजन का। जब जाके हमें क्या मिला? CaSO4 और 2H2O। CaSO4.2H2O हमें मिला। ठीक है ना। इसके उपयोग देख लो। पहला उपयोग है कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है ना। किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे ना दूसरा है, देखो हमारा कि खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? सजावट के खिलौने और सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है अपना कि दीवार की सतह को, जैसे अपने करते हैं ना, नया मकान बनाए तो उसको फिर मस्त सा बनाते हैं, फूल वूल काट कूट के, तो जिसको सफेद कलर की जो पहले करा जाता है ना सीमेंट टाइप का, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है ना। तो ये थे अपने पांचों हो गए ना उसके, जो क्या था उसका, है ना, पांचों प्रकार हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो बनने वाले थे पांचों के पांचों हो गए अपने। एक छोटा सा डेडलाइन का और एक बचा है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है ना। तो चलो उसको और देखते हैं, 2 मिनट का रह गया है। देखो अपना ये क्या है, लास्ट और है, क्या है कि क्रिस्टल का जल। क्या है? क्रिस्टल का जल। तो देखो वो क्या है, उसकी पहले डेफिनेशन देख लो। लवण के, मान के चलो CuSO4 को एक लवण है, ठीक है ना। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। आप समझने की कोशिश करोगे, लवण के एक सूत्र इकाई में, मान लो कोई सूत्र है ऐसे करके, कोई सूत्र है इकाई में जल के निश्चित का मतलब क्या होता है? कैसे बोलते हैं ना भाई कि तू निश्चित करके जा, मेरे कितने और तेरे कितने, वही वाला सीन यहाँ पे है। निश्चित
अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझो आप, यहाँ पर देखो क्या है कि CuSO4 डॉट 5H2 5H2, तो यहाँ पर H2 ही तो है जल। H2O क्या है, एक जल है, और जल के अणु कितने हैं, 5। तो ये निश्चित है ना, ये निश्चित है। तो इसी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन का जल बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो बच्चों, अब हमारा दूसरा चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, अम्ल क्षारक एवं लवण वाला। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अभी मेरे को ना क्या बताऊं मैं आपको, बहुत मेहनत लगता है मेरा इसमें। आपको पता ही है, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में, अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।